Okay, kids, how are you? It has been a long time that we have talked or we have discussed anything. Okay, so let's get on with it because we do have some lengthy syllabus to cover. Not necessarily today, but yes, in the long run, we do have that. Okay, so uh, I know that Dr. Jalal has discussed the factors regulating the cardiac output and venous return with you, and a couple of more of those factors, and then a few more things about the cardiac output and venous return relationship, and also the relationship with um, right atrial pressure and the relationship with mean systemic filling pressure. So we would be studying a few curves today in addition to this resistance to venous return. So resistance to venous return, of course, is one of the factors which is going to regulate the venous return. ठीक है, तो ये एक ऐसा फैक्टर होगा डेफिनेटली रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न जो कि वीनस रिटर्न के फाइनल आउटकम को डिपेक्ट करेगा, उसको ये शो करेगा. ठीक है. नाउ मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर क्या है? इट्स अ प्रेशर पुशिंग वीनस ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है. तो जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इंक्रीजेस द वीनस रिटर्न. ठीक है. नाउ रेजिस्टेंस टू द वीनस रिटर्न अपोजेस दिस वीनस फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि ये उसका अपोजिट है. ठीक है. इसकी जो मेन साइट है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो वेन्स है. ठीक है. लेकिन कुछ इसका एक थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आर्टीरियोल्स और स्मॉल आर्टरीज में भी ऑफर किया जाता है. ठीक है. ओके. अच्छा. सो जब ये वेन्स में बढ़ती है, व्हेन द रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न, व्हेन इट इंक्रीजेस इन द वेन्स, तो क्या होता है? ब्लड जो है इट स्टार्ट्स डैमिंग अप मेनली इन द वेन्स. इंतजार वेन्स में बढ़ रही है रेजिस्टेंस, तो ब्लड आगे जाएगा नहीं ना, वेन से आगे हार्ट की तरफ जाएगा नहीं. तो क्या होगा? वेन्स में ब्लड डैम अप होना शुरू हो जाएगा, वहां पे पूल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर ब्लड वहाँ पूल हो रहा है तो वहाँ प्रेशर बढ़ना चाहिए. ठीक है. लेकिन क्योंकि वेन्स की डिसेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो प्रेशर में राइज आती है, जो वेन्स के प्रेशर में या वीनस प्रेशर में जो राइज आती है, वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट होती है. ठीक है. अच्छा. हैविंग सेड दैट, तो ये जो राइज इन वीनस प्रेशर है, इट डज नॉट इफेक्टिवली ओवरकम द रेजिस्टेंस इन द वेन्स. देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर वीनस रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वीनस रिटर्न कम हो रहा है, और अगर वीनस रिटर्न कम हो रहा है तो एज पर दी फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी. और अगर कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो इट मीन्स के टिश्यूज को एनफ ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो इसलिए हमारा पर्पस क्या है कि हमने इस वीनस रेजिस्टेंस को ओवरकम करवाना है. लेकिन वेन्स में वो प्रॉब्लम क्या बता रहा है? वो प्रॉब्लम ये बता रहा है कि व्हेन दिस venous resistance in veins, the resistance to venous uh, return, it increases in veins. तो उसकी वजह से वहाँ ब्लड तो पूल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी की वजह से, उसकी कैपेसिटेंस की वजह से, क्योंकि इट हैज़ गॉट मच मोर, उसकी कंप्लायंस, उसकी हायर कंप्लायंस की वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होता. और क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता, इसलिए जो फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नहीं करता. अगर वो इम्प्रूव नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ब्लड फ्लो टू द राइट एट्रियम डिक्रीजेस ड्रास्टिकली. ठीक है. सो ये उसका एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये वो एक फैक्टर बता रहा है. फैक्टर उसने क्या बताया है कि इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न. ठीक है. इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न जो है, resistance to venous return या increased resistance to venous return जो है, it can reduce the venous return drastically. ठीक है. ये तो उसने बताया वेन्स में इसका इफेक्ट. अब वो कहता है कि अगर इसी को हम, इस हायर रेजिस्टेंस को अगर हम ले जाएं आर्टरीज में और आर्टीरियोल्स में और स्मॉल आर्टरीज में,
तो क्या होता है वहां पे, ये डेफिनेटली वहां भी ब्लड एक्यूमुलेट करता है क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस आ गई, ब्लड आगे नहीं जाएगा, वहां से पास ऑन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उनकी कंप्लायंस बहुत कम है एज कंपेयर टू वेन्स, तो अगर वहां पे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, वहां पे अगर इवन उससे बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड भी वहां पे अगर पूल हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो क्या होगा, दे विल, उन वहां पे प्रेशर राइज बहुत ज्यादा होगी, वेन्स में प्रेशर राइज बहुत कम हुई थी इन स्पाइट ऑफ अ ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू द डिस्टेंसिबिलिटी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे कंप्लायंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर राइज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उसने लिखा हुआ है कि इन द आर्टरीज even a slight accumulation of blood in the arteries raises the pressure greatly 30 times as much as in the veins. So this high pressure overcomes much of the increased resistance. तो वो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई होती है अगेंस्ट ब्लड फ्लो, वो इस हाई प्रेशर की वजह से ओवरकम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उसने आपसे ये कहा कि जो 2/3 ऑफ रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न है, इट इज डिटरमिन्ड बाय वीनस रेजिस्टेंस। वीनस रेजिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्टेंस वेन्स में है, ठीक है, और 1/3 कौन डिटरमिन करता है, इज बाय द आर्टीरियोलर एंड स्मॉल आर्टरी रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर डेवलप होती है तो प्रेशर उससे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है और वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेता है, जबकि वेन्स में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न का, कि हाउ डज इट वर्क, how does it work in veins and how does it work in arterioles and small arteries। ठीक है, अच्छा, ये इसका फॉर्मूला, venous return is equal to mean systemic filling pressure PSF minus PRA। PRA क्या हुआ, राइट एट्रियल प्रेशर, और PVR क्या हुआ, इट इज रेजिस्टेंस टू venous return। तो अगर वो कहता है कि अगर PSF जो है वो 7 mmHg हो, जो कि नॉर्मली होता है, राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 mmHg हो, अगेन विच इज वेरी मच नॉर्मल, एंड रेजिस्टेंस टू venous return जो है वो 1.4 mmHg पर लीटर पर मिनट ऑफ ब्लड फ्लो हो, तो venous return would come out equal to 5 लीटर्स। अगर आप इस फॉर्मूला में ये तीनों वैल्यूज 7, 0 और 1.4 अगर आप ये ऐड करके देखें तो क्या होगा, 7, 0, 1.4। ठीक है, यानी कि 7 को आप 1.4 से डिवाइड करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो दैट वुड कम आउट टू बी venous return कितनी होगी, 5 लीटर्स, विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू कार्डिक आउटपुट, and which once again reiterates and emphasizes the importance of Frank Starling's law। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा venous return। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू venous return ऑन द venous return कर्व, कि venous return कर्व पे अगर रेजिस्टेंस टू venous return कम या ज्यादा हो तो venous return कर्व पे उसका इफेक्ट कैसे आता है। ठीक, अब हमसे उसमें ये कर्व हम देखेंगे, इसका वो कर्व हमें बताएगा कि अगर हम ये देखो, इस कर्व में एक्स एक्सिस पे राइट एट्रियल प्रेशर है, वाई एक्सिस पे venous return। ठीक है, अब वो दिखा ये रहा है कि जब राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 7 है, ठीक, जो कि हम कहते हैं कि सॉरी PSF जो है वो 7 है, PSF जो है वो 7 है। ठीक है, जब PSF मीन आर्टीरियल मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, ठीक, वो अगर 7 है, ठीक, और राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 है। ठीक है, देखो राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 है, तो वो कहता है कि इस पे हमारा जो नॉर्मल, अगर रेजिस्टेंस नॉर्मल है, इन दोनों को अगर हम कंसिडर करें कि PSF जो है वो 7 है, राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 0 है और रेजिस्टेंस नॉर्मल है, तो कार्डिक आउटपुट कितनी होगी या venous return कितना होगा, 5.5 लीटर्स। ठीक है, जो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये दैट वुड बी नॉर्मल। तो ये रेड जो है ये उसने नॉर्मल रेजिस्टेंस पे कर्व दिखाया हुआ venous return। अब वो कहता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर दें, बाकी सब चीजें वैसे ही हैं, बाकी हमने कोई चीज चेंज नहीं की, ठीक है, लेकिन हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, वो ये ब्लू कर्व है, तो वो ये दिखा रहा है कि उसी राइट एट्रियल प्रेशर पे और उसी मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर पे, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को वीनस
रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न को हमने हाफ कर दिया है, तो इसलिए वीनस रिटर्न बढ़ के भी डबल हो गई है, 5.5 से ऑलमोस्ट 11 या 12 तक चली गई। ठीक है, अब इस ग्रीन कर्व पे आ जाओ, तो ये ग्रीन कर्व क्या बता रहा है हमें? ग्रीन कर्व हमें ये बता रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें, नॉर्मल से डबल कर दें, इफ वी रेज द रेजिस्टेंस लेवल टू 2 टाइम्स दैट ऑफ नॉर्मल, तो क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है वो हाफ रह जाएगा, उसी सेम मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर पे और उसी सेम राइट एट्रियल प्रेशर पे जो रेजिस्टेंस है वो, रेजिस्टेंस को अगर हमने डबल कर दिया तो वीनस रिटर्न जो है वो हाफ रह जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ट हमें सिर्फ ये बता, ठीक है, इस चार्ट में समझने वाली सिर्फ इतनी बात कि जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, जब हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, बट कीपिंग बोथ द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर एंड राइट एट्रियल प्रेशर टू देयर नॉर्मल लेवल एंड दैट शुड बी कांस्टेंट। उसको हम कांस्टेंट रखेंगे उसके नॉर्मल लेवल पे, तो फिर हम ये डिजायर्ड ग्राफ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। लेकिन 3 चीजें थी ना, एक मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर था, एक राइट एट्रियल प्रेशर था और एक रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न। अब हमने 2 चीजों को कांस्टेंट कर लिया और जो रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न है उसको हम चेंज कर रहे हैं। जब हमने उसे नॉर्मल रखा तो वीनस रिटर्न भी नॉर्मल आ रही है, जब हमने उसे 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो वीनस रिटर्न हाफ हो गई, जब हमने उसे हाफ कर दिया तो वीनस रिटर्न डबल हो गई। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात मेरे ख्याल में तो नहीं है, इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन। देखने में ये चार्ट जरा थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, बट देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट्स अ वेरी इजी चार्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें 1-2 बातें और हैं जो उसने लिखी हैं। कहते हैं कि if the right atrial pressure and PSF become equal, venous return becomes zero at all levels of resistance to venous return। ये इस चार्ट में समझो ये कैसे वो बता रहा है। देखो वह ये बता रहा है कि अगर PSF और राइट एट्रियल प्रेशर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, जब तक ये दोनों इक्वल है ना, जब तक ये दोनों इक्वल है, हमने नॉर्मल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये इक्वल है, क्योंकि वैसे राइट एट्रियल प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नॉर्मल PSF नॉर्मली क्या होता है, जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो नॉर्मली क्या होता है? 7 mmHg होता है, और राइट एट्रियल प्रेशर 0 mmHg होता है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो ये आपको बताना चाह रहा है कि the right atrial pressure and the PSF become equal, venous return becomes 0 at all levels of resistance to venous return। ये देखो, जितने भी venous return की resistance के levels हैं, हाफ है, नॉर्मल है या 0 है या 2 है या 2 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो venous return क्या आ रही है? 0। ये देखो, venous return is at 0। ये देखो ना, ये venous return है, दिस इज द वीनस रिटर्न। ये तो ये कहाँ पे हमें शो कर रहा है ये वीनस रिटर्न कर्व को? 0। क्यों? क्योंकि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर ने दे आर इक्वल। आई वुड रीइटरेट वंस मोर, दे आर इक्वल बट नॉट नेसेसरीली नॉर्मल। वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल है। तो जहां पे वो इक्वल हो जाएंगे, अब इसकी रीजन क्या है? मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कहाँ पे है? वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है। जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो कहाँ पे है? वो राइट एट्रियम में है। तो ब्लड ने कहाँ से कहाँ फ्लो करना है? फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू द राइट एट्रियम। ठीक है, अगर मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर बराबर हो गए, ठीक है, दे हैव बिकम इक्वल, तो कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम पेरिफेरल सर्कुलेशन? ब्लड कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलेशन टू द हार्ट? वो तो फ्लो नहीं कर सकेगा। तो इट मींस कि वीनस रिटर्न लेवल जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट रखें और नॉर्मल पे कांस्टेंट रखें, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर को और राइट एट्रियल प्रेशर को, तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो और रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न को चेंज करते रहे, तो हम देखते हैं कि वीनस रिटर्न या तो डबल हो जाता है या नॉर्मल रहता है या हाफ रह जाता है। हम रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा दें तो हाफ हो जाता है, रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो डबल हो जाता है, और अगर हम उसको नॉर्मल रखें तो वीनस रिटर्न भी नॉर्मल ही आता है। ठीक है,
ये इस कर्व का सारा सिलसिला। अच्छा, अब ये इसमें तो उसने दिखाए हमें सिर्फ और सिर्फ वीनस रिटर्न कर्व। अब वो एक और चीज हमें दिखाना चाह रहा है वो अब उसमें वो ऐड क्या कर रहा है, वो वीनस रिटर्न कर्व के साथ एक कार्डिक आउटपुट कर्व भी ऐड कर रहा है, ठीक है, जो कि इस चार्ट में आप देखेंगे कि ये कार्डिक आउटपुट कर्व जो है ये रेड लाइन में है और जो वीनस रिटर्न कर्व है ये ब्लू लाइन में, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। वो कहता है कि एट पॉइंट ए द वीनस रिटर्न इक्वल्स द कार्डिक आउटपुट। अगेन मैं देखो फिर इससे आप देखो कि फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ जो एक स्टेटमेंट है, जो छोटी बड़ी आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज सो ऑथेंटिक, इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो हर जगह अपना आप होल्ड करती है। बार बार सर्कुलेशन में आप देखेंगे कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो है वो अपनी इंटेग्रिटी को होल्ड करता है, ठीक है। इट फाइट्स फॉर इट्स इंटेग्रिटी। तो द वीनस रिटर्न इक्वल्स द कार्डिक आउटपुट, अगेन द फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ, ठीक है। ये कहाँ वो दिखा रहा है, पॉइंट ए पे, ठीक। ये वीनस रिटर्न कर्व है, ये कार्डिक आउटपुट कर्व है। अब वो दिखा ये रहा है कि ये देखें ये कहाँ पे आया, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स पर मिनट का कार्डिक आउटपुट का लेवल है, 5 लीटर्स का ही वीनस रिटर्न का लेवल है और 0 mmHg का राइट एट्रियल प्रेशर का लेवल, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल एट रेस्ट चीजें जो आ रही है, ठीक है। एक बात उसने हमें ये दिखाई इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसको वो क्या कहता है, ये पॉइंट को इसको कहता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे कि कार्डिक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न दे बिकम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। 5 लीटर पर मिनट अगर वीनस रिटर्न आई तो 5 लीटर पर मिनट कार्डिक आउटपुट आगे से चली गई, फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ वंस अगेन, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑन कार्डिक आउटपुट। अगर वो कहता है कि अगर हम इसी सिनेरियो पे अगर हम एकदम कोई 20% इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन्फ्यूज कर दें उस बंदे में तो क्या होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि द कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस टू अबाउट 2.5 to 3 टाइम्स नॉर्मल। कार्डिक आउटपुट जो है वो एकदम बढ़ जाती है, एकदम जो है उसमें जो सडन चेंज आएगी या उसमें जो रैपिड चेंज आएगी इनिशियली, वो क्या आएगी कि द कार्डिक आउटपुट वुड इंक्रीज about 2.5 to 3 times normal. So infusing the large quantity of extra blood causes increased filling of the system and the PSF increases to 16 mmHg. ठीक, अब देखो यहाँ PSF कहाँ चला गया है, ये देखो इसमें, ये इस चार्ट, ये देखो। अब ये उसने सिचुएशन बताई है, ये जो ब्लैक डैश्ड लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, इसमें वो ये बता रहा है, ब्रोकन लाइन जो है इसमें वो बता रहा है कि अगर हम जो है वो इंक्रीज कर दें 20% वॉल्यूम, ठीक है, तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट डेवलप होगा। क्यों, वो क्यों डेवलप होगा कि एक तो कार्डिक आउटपुट बढ़ गई, ठीक है। ये देखो कार्डिक आउटपुट ऑलमोस्ट कोई 12 यानी कि 5.5 लीटर से उठ के या ऑलमोस्ट अराउंड 6 लीटर से उठ के 13 लीटर्स पे आ गई है तकरीबन, ठीक है, डबल हो गई। एक तो कार्डिक आउटपुट बढ़ गई, दूसरा क्या हुआ कि जो राइट जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर वो क्योंकि हमने इन्फ्यूज किया है ब्लड इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो उसकी वजह से वहाँ का जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो एकदम 7 से बढ़ के 16 पे चला गया। Now, when these two values, the 16 mean systemic filling pressure and an increased cardiac output of 13.2 or 13 liters per minute, when they will equilibrate, तो इनका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, वो एक हायर राइट एट्रियल प्रेशर पे होगा, वो 0 पे नहीं होगा, ठीक है। वो कहाँ होगा, ये देखो वो अराउंड 8 पे हो रहा आगे, ठीक, वो अराउंड 8 राइट एट्रियल प्रेशर पे हो रहा, ठीक है। सो जब व्हेन द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर राइजेस, व्हाट हैपेंस दैट वीनस रिटर्न इंक्रीजेस, कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस एंड the equilibrium point between the venous return and the cardiac output, it is achieved, it is achieved at a new right atrial pressure, और उसको उसने पॉइंट बी बताया, ठीक है। बस ये वो चीज़ है जो इसमें हमें वो बताना चाहिए कि अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो क्या होगा, और अगर हम इसमें 20% वॉल्यूम इन्फ्यूज कर देंगे तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगी, वीनस रिटर्न भी
जो अपना वो है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब ये मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर और ये इक्विलिब्रेट करेंगे आपस में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कहाँ इक्विलिब्रेट करेंगे, ये हायर राइट एट्रियल प्रेशर पे इक्विलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सो हुआ क्या कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इट शिफ्ट्स द वीनस रिटर्न कर्व टू द राइट, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिस्टेंड्स द ब्लड वेसल्स एज वेल। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज वॉल्यूम आया, उसने डिस्टेंड किया वेसल्स को, तो इसकी वजह से इट रिड्यूसेस देयर रेजिस्टेंस एंड देयरबाय रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम जो आ गया तो उसने क्या किया, उसने वेसल्स को डिस्टेंड किया, जब उसने डिस्टेंड किया तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो गई, जब उनकी रेजिस्टेंस कम हुई तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न कम हो गई, जिसकी वजह से कि वीनस रिटर्न बढ़ गया, और तो वीनस रिटर्न कर्व जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये वीनस रिटर्न कर्व और जो इंक्रीज या एनहांस्ड कार्डिक आउटपुट कर्व जो है वो इक्विलिब्रेट करेंगे, तो एक तो वो हायर एट्रियल प्रेशर पे इक्विलिब्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू इफेक्ट्स द वीनस रिटर्न कर्व इज शिफ्टेड टू द राइट, जैसे हमने अभी कहा वीनस रिटर्न कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया टू द राइट। कहाँ पे शिफ्ट हो गया, जहां पे कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कितना था, 16, ठीक है। So now equates with the cardiac output curve at point B, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। So it shows that the cardiac output turn increases 2.5 to 3 times, and the right atrial pressure rises to about 8 mmHg, ठीक है। तो ये इस हमारे जो चार्ट है ये इसका इन्फ्रेंस कि अगर तो हम नॉर्मल देखें तो वीनस रिटर्न कर्व और जो कार्डिक आउटपुट कर्व है, नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व एंड नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व, वो कहाँ इक्विलिब्रेट करते हैं, एट अ पॉइंट जहां पे कि वीनस रिटर्न इज 5 और 5.5, द कार्डिक आउटपुट इज 5 और 5.5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है, एंड द राइट एट्रियल प्रेशर इज 0, ठीक है, और जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो क्या है, वो 7 है, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर हम इसमें 20% वॉल्यूम इंजेक्ट कर दें तो क्या होगा, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर चला जाएगा 16 पे, वीनस रिटर्न कर्व ये जो डैश ये जो डॉटेड उसने दिखाया ये भी राइज करेगा, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट भी राइज करेगी, एंड दे विल बिकम इक्विलिब्रेटेड और दे विल क्रिएट अ न्यू इक्विलिब्रियम जो कि ऑलमोस्ट 8 mmHg के एट्रियल प्रेशर पे जाके डेवलप होगी, ठीक। तो ये बात इसमें सिर्फ वो मैं बता रहा। अच्छा, अब वो ये बताता है कि जब हम इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम किसी में इंजेक्ट करते हैं तो कॉम्पनसेटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ये तो हमने एक बता दिया ना कि ये इफेक्ट आएगा मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर पे, ये इफेक्ट आएगा कार्डिक आउटपुट पे, और ये आएगा वीनस रिटर्न। लेकिन अब ये बढ़ा तो नहीं रह सकता, ठीक, हमने एक दफा इंजेक्ट किया, इन्फ्यूज किया, तो ये इनिशियली रैपिडली तो ये चीज नया इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, लेकिन अब ये इसने यहाँ रहना नहीं है, तो इसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाता है। पहली चीज, द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस द कैपिलरी प्रेशर, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है तो इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज में आता है, फ्लूइड ट्रांजिटेट्स आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू, जिसकी वजह से कि वॉल्यूम लॉस होता है एंड ब्लड वॉल्यूम गोज बैक टू नॉर्मल, ठीक, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब हमने एकदम 20% वॉल्यूम इन्फ्यूज किया तो उसने क्या किया, उसने डिस्टेंशन कॉज की, और इस डिस्टेंशन की वजह से एक फिनोमेनन जो हमने स्मूथ मसल में पढ़ा हुआ है, दैट इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। जब प्रेशर पड़ता है वेसल की वॉल पे तो वो इनिशियली उसमें स्ट्रेस रिलैक्सेशन आती है। सो स्पेशली ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहाँ पे ज्यादा पोटेंट है और कहाँ पे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वेसल्स में तो है ही है लेकिन और जगहों पे भी, सच एज लिवर एंड स्प्लीन, कि वो भी डिस्टेंड कर जाते हैं और वो रिड्यूस करते हैं पीएसएफ को, यानी कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, ठीक है। जब मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब है कि जो फ्लो टुवर्ड्स हार्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगी, तो ये इसका दूसरा इफेक्ट है, कॉम्पनसेटरी इफेक्ट है, ठीक है। जब वीनस रिटर्न कम होगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम होगी, ठीक। तो तीसरी बात,
एक्सेस ब्लड फ्लो थ्रू द पेरिफेरल टिश्यूज। अब ये बात आपकी आ गई वो चैप्टर वाली लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल वाली, ये वो थ्योरी आपको याद होनी चाहिए यहाँ पे, ऑटो रेगुलेशन की थ्योरी। ठीक है, वो कहता है कि जब एक्सेस ब्लड फ्लो जाता है किसी पेरिफेरल टिश्यू में तो वहाँ क्या होता है। हमने पढ़ा था कि एक मेटा आर्टेरियल होती है, उसके साथ एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है, और उस पर की और वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो किसको रेगुलेट कर रहा होता है, साइड आर्म कैपिलरी को रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि यार अगर एक पेरिफेरल टिश्यू में एकदम एक्सेस ब्लड फ्लो हो गया, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ गए, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटो रेगुलेटरी इंक्रीज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। जो पेरिफेरल वैस्कुलर जो वैस्कुलेचर है उसमें ऑटो रेगुलेशन के फिनोमेनन के तहत रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ऑटो रेगुलेशन के फिनोमेनन की दो थ्योरीज मुझे कोई बता सकता है कौन कौन सी थी, जल्दी से जरा बता दो। जो ऑटो रेगुलेशन का फिनोमेनन था इन लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल, उसमें दो थ्योरीज थी। किसी को याद नहीं? बच्चे अगर एग्जाम टाइम पे हो गए तो फिर क्या करना आपने, क्या प्रोग्राम बनाया? क्योंकि बच्चे ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑटो रेगुलेशन तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये आप पढ़ चुके हैं। बेटा इसमें एक मायोजेनिक थ्योरी थी जो ये कहती थी कि जब ब्लड फ्लो कम हो जाए, जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो सॉरी ये मेटाबॉलिक थ्योरी थी कि जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है, वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाती हैं और वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात एक हमने और की थी जो कि मायोजेनिक थ्योरी थी, वो ये कहती थी कि अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम हो रही है, और जो स्मूथ मसल ऑफ वेसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो वेसोडाइलेट कर देंगे, और अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा जैसे हम इस सूरत में कह रहे हैं एक्सेस ब्लड फ्लो, तो वहां पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं कि देयर वुड बी ऑटो रेगुलेटरी इंक्रीज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू वेनस रिटर्न, व्हिच विल लीड टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू वेनस रिटर्न, जो कि क्या करेगी, पीएसएफ को इट विल, जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है उसको टुवर्ड्स नॉर्मल वापस ले जाएगी। ठीक है, और क्या करेगी, एंड इट वुड कॉज द रेजिस्टेंस वेसल्स ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू कॉन्स्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ओवर अ पीरियड, ये दो तीन फिनोमेनन जो हैं जो हमने भी डिस्कस किए हैं, so, ये क्या करेंगे, दे विल ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 40 मिनट्स ये कार्डिक आउटपुट को ऑलमोस्ट वापस नॉर्मल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म से जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन कार्डिक आउटपुट क्या है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पहले हम देखते हैं कि हार्ट को करती क्या है। एक तो ये कि उसके हार्ट रेट को तेज करती है, और दूसरा उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को एनहांस करती है। ठीक है, सो इट मेक्स द हार्ट अ स्ट्रॉन्गर पंप, अ बेटर पंप। ठीक है, नाउ इंक्रीजेस, और क्या करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इट इंक्रीजेस द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द पेरिफेरल वेसल्स। ये पेरिफेरल वेसल्स को की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करके मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर को बढ़ाती है, स्पेशली द वेन्स, खास तौर से वेन्स, एंड इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न। ठीक है, जो कि वीनस रिटर्न की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इसके दो इफेक्ट्स हैं। ठीक थी, अच्छा, अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। वो कहता है कि जो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कर्व, ठीक है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न कर्व्स इक्वेट ईच अदर एट पॉइंट ए। ठीक, जो कि क्या था, जो कि क्या था बच्चों, पॉइंट ए पे इसने इक्वेट किया, जो कि क्या था, नॉर्मल था। ठीक है, अब इसमें वो दिखा रहा है, अब ये बेसिकली वो दिखा रहा है कि सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या मैक्सिमल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मॉडरेट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, या नॉर्मल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, या स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कि लॉस ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के क्या इफेक्ट्स आएंगे।
तो पहली चीज जो मैं वो बता रहा है वो ये बता रहा है कि वीनस रिटर्न कर्व ये वाला जो जो यहाँ से 7 इससे मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर से वापस जा रहा है, और जो कार्डिक आउटपुट कर्व है वो ये वाला रेड कर्व, ये कहाँ एक दूसरे को इक्विलिब्रेट कर रहे हैं एट जीरो एट्रियल प्रेशर, ठीक है। राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो जीरो, ठीक है, यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या है, कार्डिक आउटपुट या वीनस रिटर्न दोनों जो है वो 5 लीटर्स के अराउंड, ठीक है, 5.5 या 5 लीटर्स के अराउंड। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसको अगर कहते हैं कि अगर हम देखें ग्रीन कर्व को विच इज शोइंग द मैक्सिमल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो ये वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इट इंक्रीजेस द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर टू 17 mmHg, ठीक है, ये 17 mmHg पे ले जाता है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, ठीक है। अ पॉइंट एट विच द वीनस रिटर्न कर्व रीचेस द जीरो वीनस रिटर्न लेवल, क्योंकि जब पीएसएफ इतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या करेगा, ठीक, ये पीएसएफ जो है जब ये इतना ज्यादा हो जाएगा, सॉरी इसका, ठीक है, तो ये वीनस इस लेवल पे वीनस रिटर्न जो है वो जीरो, ठीक है, लेकिन इससे जो वीनस रिटर्न कर्व जो जनरेट हो रहा है ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इक्विलिब्रेट करेंगे, ठीक। अगर हम इस पे देखेंगे स्ट्रिक्टली सिर्फ, और हम राइट एट्रियल प्रेशर और कार्डिक आउटपुट को कंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर ये वीनस रिटर्न जीरो। लेकिन अगर हम ये देखें कि विद एन इंक्रीज्ड मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो वीनस रिटर्न कर्व है वो कहाँ इक्विलिब्रेट कर रहा है, वो पॉइंट डी पे इक्विलिब्रेट कर रहा है। नाउ दिस पॉइंट डी इज, ये कब हो रहा है, मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है, ये पॉइंट डी जो ये किसको शो कर रहा है, मैक्सिमल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैक्सिमल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो जो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है वो बढ़ेगा, और ये हमें पता है कि जब भी मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ता है इट इंक्रीजेस द वीनस रिटर्न, तो ये वीनस रिटर्न को बढ़ाएगा, और जो वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट का इक्विलिब्रियम है वो एक नए जगह पे क्रिएट होगा, वो ये नॉर्मल पे क्रिएट नहीं होगा, वो यहाँ क्रिएट नहीं होगा। अब वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, एट एन इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, एट एन इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, ठीक है, एंड अ डिक्रीज्ड समवॉट स्लाइटली डिक्रीज्ड राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है। तो वो स्लाइटली डिक्रीज्ड राइट एट्रियल प्रेशर, इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न और इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट पे पॉइंट डी पे आके इक्विलिब्रेट करेगा, ठीक है। अच्छा, so maximal sympathetic stimulation increases the PSF to 17 mmHg, ठीक है जी। अच्छा, now sympathetic stimulation also increases pumping effectiveness of the heart by nearly 100%, ठीक। तो अगर अब आप ये देखें तो हम ये देखते हैं कि कार्डिक आउटपुट क्या होगी, वो भी राइज करेगी, ठीक, और जो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट ए का था वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, पॉइंट डी पे चला जाएगा, यानी कि मैक्सिमल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट ए से शिफ्ट होकर पॉइंट डी पे चला गया, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो डेफिनेटली एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन राइट एट्रियल प्रेशर में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आ रही, ठीक है, उसमें बड़ी स्लाइड सी चेंज है। नाउ sympathetic stimulation can increase the cardiac output progressively to about twice normal for short period. शॉर्ट पीरियड्स हमने क्यों कहा, क्योंकि फिर कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स इन प्ले आ जाते हैं। इनिशियली ये अपना काम करते हैं, ये जितने भी स्टिमुलेशंस होती हैं, लेकिन फिर जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो इन प्ले आ जाते हैं। So sympathetic stimulation can increase the cardiac output progressively to about twice normal for short periods. Other compensatory effects occur within seconds or minutes to return cardiac output to nearly normal. ठीक है, तो इनिशियली ये आएगा, लेकिन उसके बाद विद इन सेकेंड्स या मिनट्स जो है वो
जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो इन एक्शन आ जाएंगे और कार्डियक आउटपुट को वापस नॉर्मल पे ले जाएंगे। तो ये तो थे हमारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के इफेक्ट। अब सिंपैथेटिक इनहिबिशन में क्या होगा, ये देखो, दिस इज ये बी पॉइंट जो है, दिस इज सिंपैथेटिक इनहिबिशन। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी फॉल कर गया, यानी कि वीनस टर्न भी फॉल कर गया, वीनस टर्न फॉल कर गया तो कार्डियक आउटपुट भी फॉल कर गया। और क्योंकि सिंपैथेटिक इनहिबिशन है तो पंपिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द हार्ट भी फॉल कर गई। वो जो रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में एनहांसमेंट आई थी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, दैट इज नो मोर देयर। अब सिंपैथेटिक इनहिबिशन, ठीक है, तो ये देखो कि सारी वैल्यूज जो हैं वो नीचे चली गई हैं, ठीक, सारी वैल्यूज नीचे चली गई। राइट एट्रियल प्रेशर भी जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा, ज्यादा नहीं, लेकिन कम क्या, ड्रास्टिकली कम क्या हुए हैं, कार्डियक आउटपुट, वीनस रिटर्न, ये दोनों ड्रास्टिकली कम हुए, ठीक है, क्योंकि अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं रही, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया हमने, जिसकी वजह से उसकी वो जो टोन थी, बेसल टोन थी, वो वी हैव लॉस्ट दैट बेसल टोन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आउट ऑफ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज वो डिस्कस करता है कि अगर हम एक लार्ज फिस्टुला ओपन करें, ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे इन कर्व्स पे, ठीक, यही जो कर्व्स हम पढ़ रहे हैं कार्डियक आउटपुट का और जो हम पढ़ रहे हैं वीनस टर्न का कर्व, तो अगर हम एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक लार्ज आर्टीरियो वीनस फिस्टुला ओपन करें, फिस्टुला होता है क्या, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, इट मींस के मेकिंग एन ओपनिंग डायरेक्टली बिटवीन अ लार्ज आर्टरी एंड लार्ज वेन। ये फिस्टुलास अमूमन जो है ये आपने देखे होंगे, अगर घर में खुदा ना खास्ता किसी एल्डरली पर्सन के साथ इशू है किडनी का, तो आप जो पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस पे, ठीक है, रीनल डायलिसिस पे, वो उनमें ये फिस्टुला हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। नाउ सो मेकिंग एन ओपनिंग डायरेक्टली बिटवीन अ लार्ज आर्टरी एंड अ लार्ज वेन, यानी कि लार्ज आर्टरी से डायरेक्टली ब्लड जो है वो लार्ज वेन में चला जाता है, इंस्टेड ऑफ कि वो लार्ज आर्टरी से पहले जाए स्मॉलर आर्टरीज में, फिर आर्टीरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में और फिर लार्ज वेन्स में, वो डायरेक्ट ही चला जाता है, ठीक है। अब इसमें जो दो रेड कर्व्स हैं, ठीक है, ये शो कर रहे हैं, ये देखो, ये वीनस रिटर्न का ये वाला और ये कार्डियक आउटपुट का, तो ये कहाँ इक्विलिब्रेट कर रहे हैं, पॉइंट ए, ठीक है। एक बात उसने हमें ये बता दी, ठीक है, कि जो पहले वो नॉर्मल की बात करता है, अगर हमें नॉर्मल पता होगा तो फिर हम उसके साथ जो बाकी कंडीशंस हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम उसके साथ नॉर्मल को हम एज ए कंट्रोल यूज करके वो हम उसके साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ अब वो कहता है कि पॉइंट बी पे अगर आप आ जाए, द कर्व्स क्रॉसिंग एट पॉइंट बी show the circulatory condition immediately after opening the large fistula। पहले नॉर्मल था, अब हमने एक लार्ज एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो वीनस, आर्टीरियो वीनस, नॉट एट्रियो, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला हमने ओपन किया है, ठीक है। तो उसके फौरन बाद क्या इफेक्ट्स आए, प्रिंसिपल इफेक्ट्स वो बताता है, a sudden and quick rotation of the venous return curve upward। ये क्यों होगा, ड्यू टू फिस्टुला ब्लड bypasses most of the resistance offered by the peripheral circulation। मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट ब्लड जो है वो एक बड़ी आर्टरी से बड़ी वेन में चला जाएगा, तो वो जो सारी रेजिस्टेंस उसको मिलनी थी पेरिफेरल सर्कुलेशन में, वो रेजिस्टेंस उसको नहीं मिलेगी। सो इट मींस कि देयर वुड बी अ सडन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न, ठीक है। सो नो इम्पेडिमेंट टू, इम्पेडिमेंट मींस कोई रुकावट नहीं, नो इम्पेडिमेंट टू ब्लड फ्लो इन पेरिफेरल सर्कुलेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन में उसने जाना ही नहीं है, तो वहां पे इम्पेडिमेंट कहाँ से आनी है, मैसिव डिक्रीज इन रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न, कि जो वीनस रिटर्न के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसमें मैसिव डिक्रीज आ जाएगी, एंड देयर वुड बी इंक्रीज्ड मैसिवली इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न, ठीक है। तो एक चीज हमने यहाँ देखी इसमें, जब हमने इस पॉइंट बी पे, कि देयर इज सडन एंड क्विक रोटेशन ऑफ द वीनस रिटर्न कर्व अपवर्ड्स, ये देखो पॉइंट बी, सडन, ये वीनस रिटर्न कर्व, ये देखो, ये
ये कैसे आ रहा है, सडन अपवर्ड रोटेशन, ठीक, ऑफ वीनस रिटर्न कर्व। वीनस रिटर्न कर्व जो है वो एकदम तेजी से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो डायरेक्टली आर्टरी से वेन में आ रहा है, लार्जर आर्टरी से लार्जर वेन में आ रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल पेरिफेरल सर्कुलेशन जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलनी थी, तो वो रेजिस्टेंस तो अब उसको मिल नहीं रही। ठीक है, तो इस वजह से एक तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। चलिए, दूसरी चीज जो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं वो हम करते हैं कि देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द कार्डिक आउटपुट कर्व। कार्डिक आउटपुट कर्व में जो इंक्रीज है वो बड़ी स्लाइट है। नॉर्मल पे कार्डिक आउटपुट कर्व क्या था, ये था। इस पे क्या है, ये है, ये डॉटेड जो है, ब्लैक डॉटेड जो, ठीक है, तो ये है। तो देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट कर्व। तो इट लीड्स टू एन एक्यूट, ठीक है जी, opening the fistula decreases the peripheral resistance, ये बात तो हमने पहले कर ली। It leads to an acute fall in arterial pressure against which the heart can pump more easily, तो जिसकी वजह से जब पेरिफेरल सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा ब्लड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आफ्टर लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू पंप, वो कम हो जाएगा। ठीक है, देयर वुड बी एक्यूट फॉल इन आर्टीरियल प्रेशर अगेंस्ट विच द हार्ट कैन पंप। वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आफ्टर लोड। ठीक है, तो हार्ट ज्यादा इजीली पंप करेगा एंड देयर वुड बी एन इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट फ्रॉम 5 लीटर्स अप टू 13 लीटर्स। ठीक है, और जो इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर होगी वो अराउंड 3 mmHg होगी। ठीक है, अब पॉइंट 3 यानी कि सी पे, दिस इज द सी पॉइंट, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वीनस रिटर्न पे तो वही इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो है आपका राइट एट्रियल प्रेशर वो और बढ़ गया। ठीक है, जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ गया। ठीक, बी पे क्या था, राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो अबाउट +3 mmHg हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट्स अबाउट 1 मिनट लेटर। ये कब आएंगे पॉइंट सी पे, वो कब थे, इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द फिस्टुला, जो बी पॉइंट था। ए क्या था, नॉर्मल था, व्हेन देयर वाज नो फिस्टुला। नाउ पॉइंट सी इज अबाउट 1 मिनट लेटर, जब हमने फिस्टुला ओपन कर दिया उसके 1 मिनट बाद। ठीक है, उसके 1 मिनट बाद क्या होगा, उसके 1 मिनट बाद ये होगा, पहली चीज कि sympathetic nerve reflexes have restored the arterial pressure almost normal and caused two other effects। एक तो उसने sympathetic nerve reflexes ने जो arterial pressure है उसको restore कर दिया back to normal, और इसके अलावा दो और effects हैं। उसने क्या किया, इसने mean systemic filling pressure को because of constriction of all veins and arteries, उसको उसने 7 से बढ़ा के 9 कर दिया, thus shifting the venous return curve 2 mmHg to the right। ये देखो venous return curve जो है वो 2 mmHg to the right shift हो गया, ये venous return curve। यहाँ सारा सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर से यहाँ कहाँ चला गया है, मीन आर्टेरियल जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो 9 पे चला गया। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि फर्दर एलिवेशन ऑफ द कार्डिक आउटपुट कर्व बिकॉज ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट। ठीक, कार्डिक आउटपुट कर्व जो है वो और ज्यादा एलिवेट होता है ड्यू टू सिम्पैथेटिक नर्वस एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट, क्योंकि जितनी सिम्पैथेटिक नर्वस एक्साइटेशन होगी उतने कार्डिक आउटपुट और बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स उसकी लिमिट है, उसकी प्रैक्टिकल लिमिट है। इट वी ऑल whenever we talk about it, we talk about all these things within the physiological limits। ठीक है, हम पैथोलॉजिकल लिमिट्स की बात नहीं कर रहे। सो एक तो पीएसएफ बढ़ गया 7 से 9 हो गया, दूसरा उसने क्या किया, उसने कार्डिक आउटपुट कर्व को एलिवेट कर दिया। ठीक है, नाउ द कार्डिक आउटपुट नाउ राइजेस टू ऑलमोस्ट 16 लीटर्स पर मिनट। ये देखो कार्डिक आउटपुट, ये पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, कार्डिक आउटपुट जो है वो अराउंड 16 लीटर्स पर मिनट पे चली गई। ठीक है, नाउ व्हेन दिस हैज हैपेंड, उस क्या हुआ, और राइट एट्रियल प्रेशर कहाँ चला गया है, 4 mmHg पे चला गया। ठीक है, ठीक, तो राइट एट्रियल प्रेशर जो है ये देखो ये कहाँ इक्विलिब्रेट कर रहा है, ये कर रहा था अराउंड 3 के, ये इक्विलिब्रेट का कर रहा है अराउंड 4 के। ठीक है, और डी पे करेगा ये अराउंड 7 के। ठीक है, पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी भी देख लेते हैं वो क्या है।
दैट शोज द इफेक्ट आफ्टर सेवरल वीक्स। देखो फिर मैं फिर आपको एक दफा सिर्फ इसको समराइज नहीं, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवा। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये कहाँ था? नॉर्मल, जब वीनस रिटर्न भी नॉर्मल था, कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल थी, राइट एट्रियल प्रेशर भी नॉर्मल था और पीएसएफ भी नॉर्मल, मीन सिस्टम। जब हमने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जब हमने क्या किया, जब हमने फिस्टुला बनाया तो उसकी वजह से तीन इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, ठीक है? एक बी पे, एक सी पे, एक डी पे, ठीक है? और जैसे जैसे देखो टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ राइट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। सो volume has increased because slight reduction in arterial pressure and the sympathetic stimulation have both transiently reduced kidney output of urine, ठीक? क्योंकि slight reduction in arterial pressure, ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया, एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हैव बोथ ट्रांजिएंटली रिड्यूस्ड। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुई जिसके अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई और आर्टीरियल प्रेशर भी कम हो गया। तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स किडनी कम हो जाएगा। उसकी वजह ब्लड फ्लो टुवर्ड्स किडनी कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा, जीएफआर कम होगा तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगी, यूरिन फॉर्मेशन कम होगी तो यूरिनरी आउटपुट भी कम होगा, ठीक है? सो इट हैज कॉज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक? इसने क्या करना शुरू कर दिया है किडनी ने? इट हैज स्टार्टेड, क्योंकि वो जीएफआर पूरी नहीं बना रहा, चीज़ों को पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर रहा, तो उसने सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन स्टार्ट कर। अब पीएसएफ जो है, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है, इट हैज रिजन टू +12 mmHg, शिफ्टिंग द वीनस रिटर्न कर्व अनदर 3 mmHg टू द राइट, ठीक है? 7 से 9 हुआ, 9 से 12 हो गया, ठीक? So prolonged increased workload on the heart has caused the heart muscle to hypertrophy slightly, raising the level of cardiac output curve still further. ये जो prolonged increased workload था after of many weeks, several weeks का लिखा हुआ, ठीक है, और more even months की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब है कार्डिक जो हाइपरट्रॉफी होगी, कार्डिक हाइपरट्रॉफी होगी और कार्डिक आउटपुट और बढ़ गई, ठीक है? सो यहाँ पे कार्डिक आउटपुट ऑफ ऑलमोस्ट 20 लीटर्स पर मिनट शो हो रही है, ठीक है? ये देखो कार्डिक आउटपुट इज अराउंड 20, ठीक है, और राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 12 पे चला, ठीक? तो ये वो कुछ चीजें हैं जो हमें वो बताना चाह रहा था थ्रू दीज कर्व्स, ठीक है? ये उसने एक चीज सिर्फ बताई है, ये एक छोटी सी चीज है, जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बस हाँ पता हो तो कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए, ये जो वो दिखा रहा है कि पल्सेटाइल ब्लड फ्लो इन द रूट ऑफ एओर्टा रिकॉर्डेड यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड थ्रो किया जाता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे पल्सेटाइल ब्लड फ्लो होता है, तो उसे ग्राफिकली हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ड्यूरिंग सिस्टली देखें ब्लड जो फ्लो है वो कितना बढ़ जाता है एकदम। ड्यूरिंग सिस्टली ब्लड जो है वो इन दी एओर्टा वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है, ये देखिए, ठीक? लेकिन ड्यूरिंग डायस्ट्री ये देखें बिल्कुल ये बेस लाइन पे आ जाता है, फिर सिस्टली में बढ़ता है, फिर डायस्ट्री में बेस लाइन पे आ जाता है, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है जी? चलिए, अब आप आज का लास्ट टॉपिक है, आसान है, इसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है? ये है मेजरमेंट ऑफ कार्डिक आउटपुट यूजिंग द ऑक्सीजन फिक्स प्रिंसिपल। इसे फिक्स मेथड भी कहते हैं, फिक्स प्रिंसिपल भी कहते हैं, ऑक्सीजन फिक्स प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है? इसमें वो ये दिखा ये रहा है, ये डायग्राम इसमें ये दिखा रहा है, ये ऊपर लंग्स हैं, ठीक है, नीचे ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, या कैपिलरी, ठीक? वो ये कह रहा है कि लंग्स में से 200 ml पर मिनट ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है किस ब्लड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज पासिंग थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरीज वेसल्स में से जो गुजर रहा है वो 200 ml पर मिनट ऑफ a volume of 200 ml per minute of oxygen is being absorbed by the blood which is passing through the pulmonary vessels,
ठीक है, ये एक बात वो बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात वो कहता है कि ब्लड एंटरिंग द राइट हार्ट हैज एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 160 ml ऑफ ब्लड। ये देखिए, जो ब्लड एंटर हो रहा है राइट हार्ट यानी कि पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? राइट हार्ट में ब्लड वेन से आ रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जाहिर है उसमें जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, ये जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, वो कम होगा। ठीक है, तो वहां पे जो वो कह रहा है कि जो आ रहा है जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ऑक्सीजन की, इट इज 160 ml पर लीटर। ठीक है, ये राइट हार्ट में आ रही है, लेकिन वो जैसे जैसे यहाँ से गुजरती है वो लंग्स से ऑक्सीजन को अपने में एब्जॉर्ब कर रही है, एंड बाय द टाइम इट इज लेट आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट किया जाता है, तो यही 160 ml पर मिनट पर लीटर जो है ये बढ़ के 200 ml पर लीटर हो गया। यानी कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन राइट हार्ट में जब वो आता है तो 160 ml पर लीटर होती है, जब वो लेफ्ट हार्ट से निकलता है तो 200 ml पर लीटर होती है। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड लीविंग द ईच लीटर ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू द लंग्स एब्जॉर्ब 40 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए, फिर हम इसी डायग्राम पे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या कॉन्सेंट्रेशन थी 160 ml पर लीटर, यहां से गुजरने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन है 200 ml पर लीटर। तो इसका मतलब है कि हर लीटर ने कितने ml ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की? 40 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ठीक है, ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब वो कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, अब वो कहते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स ईच मिनट इज 200 मिलीलीटर। ये डायग्राम से हमने देखा है, ये दिस वन 200 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, ये टोटल लंग्स में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि 160 जो था वो राइट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन राइट हार्ट में थी, 200 ml पर लीटर जो है वो लेफ्ट हार्ट में। तो इसका मतलब है कि हर लीटर ने कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की? 40 लीटर। ठीक है, 40 मिलीलीटर पर मिनट ऑक्सीजन हर हर लीटर ने एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से कि तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 200 को बाय 40, जो कि हमें क्या देगा? देयर वुड बी अ टोटल ऑफ 5 1 लीटर पोर्शंस ऑफ ब्लड दैट मस्ट पास थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन ईच मिनट टू एब्जॉर्ब दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब, क्योंकि 1 लीटर जो है वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है? 40 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, टोटल कितनी कंज्यूम हो रही है? 200। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 मिनट में 5 1 लीटर के पोर्शंस गुजरे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 5 लीटर ब्लड गुजरा। सो दैट इज आवर कार्डिक आउटपुट। तो ऐसे हम इससे कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, तो फॉर्मूला में आपको ये फॉर्मूला, कार्डिक आउटपुट इज दैट इज लीटर्स पर मिनट इज इक्वल टू O2 एब्जॉर्ब पर मिनट बाय द लंग्स, वो जो हमने ऊपर देखी थी 200, आर्टीरियोवेनस O2 डिफरेंस। ठीक है, आर्टीरियोवेनस O2 डिफरेंस यानी कि ऑक्सीजन किस किस का डिफरेंस? आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन और वीनस ब्लड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। वो कितना निकला था? 40। तो अगर यहाँ पे 200 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 200 को 40 से, कार्डिक आउटपुट कितनी निकलेगी? 5 लीटर्स पर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फिक्स। ठीक, अब हम वैसे बस उसने बताया हुआ है कि हम ये ब्लड लेते कहाँ से, मिक्स, कि हम मिक्स वीनस ब्लड कहाँ से लेते हैं और आर्टीरियल ब्लड कहाँ से लेते हैं। आर्टीरियल ब्लड तो हम किसी भी मेजर आर्टरी से ले सकते हैं, किसी भी सिस्टमिक आर्टरी से ले सकते हैं। ठीक है, और जो मिक्स वीनस ब्लड है वो हम कहाँ से लेते हैं? थ्रू अ कैथेटर इंसर्टेड
up the brachial vein कहाँ होती है? arm of the forearm, through the subclavian vein, वहां से वो कहाँ गया? subclavian vein, down to the right atrium, and finally into the right ventricle or the pulmonary artery. वहां से जाके वो ब्लड ले रहा है। मिक्स वीनस ब्लड का सैंपल वो कहां से ले रहा है, ये देख लो जरा कितना इन्वेसिव है। ठीक है, प्रोसीजर तो इन्वेसिव है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक्यूरेसी बहुत है इसमें। ठीक है, बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आती है इसमें। ठीक, और सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड तो हमने कहा कि वो किसी भी सिस्टेमिक आर्टरी से लिया जा सकता है। द रेट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाय द लंग्स इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पायर्ड एयर, यानी कि जितनी जो हमारी इंस्पायर्ड एयर है उससे जितनी तेजी से ऑक्सीजन डिसअपीयर होगी, ठीक है, वही हमें बताएगा कि रेट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, और ये हम कर सकते हैं यूजिंग एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजन मीटर। ठीक है, तो ये जनाब हमारा आज का सारा ये लेक्चर था। आसान बातें थी, तो मुश्किल बात इसमें ऐसी थी नहीं। चार्ट्स को बस थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, और उसमें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात कोई नहीं। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, और कल हम जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर, मेरा ख्याल है इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? प्रॉबेबली इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाला चैप्टर है, बट व्हाटएवर इट इज वी विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, जो भी वो होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं कौन सा। ठीक है बच्चों, तो with this our lecture has come to an end, today's discussion has come to an end, और कल इंशाल्लाह we will start anew, we will start afresh, और हम नया अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।